नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, हम जिस कालखंड में हैं इस समय बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिनका असर आने वाले लगभग 1000 साल तक रहेगा। अब अभी जो परिवर्तन हुआ उसका असर 1000 साल रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में शुक्रवार को 3 विधेयक लेकर आए। इसकी पहले से किसी को जानकारी नहीं थी, सूचना नहीं थी। अचानक उन्होंने 3 विधेयक पेश किए और ये 3 विधेयक पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है भारत का, जिसको लेकर हम 75 साल से रोना रो रहे हैं, उसको पूरी तरह से आमूल रूप से बदल देगा। उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात सारे नागरिकों के लिए ये है कि त्वरित न्याय की व्यवस्था होने जा रही है। ये जिस दिन कानून बन जाएगा, उन्होंने तीनों बिल इंट्रोड्यूस किए। पहले बता देता हूँ कि बिल कौन कौन से हैं। आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, जो 1860 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था भारतीयों पर हुकूमत करने के लिए, उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता उसका नाम होगा। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, उसे अब भारतीय सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, जो 1898 में अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट, अब वो भारतीय साक्ष्य कानून बनेगा, जो 1873 में 1873 में बना था, वो भी अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के मुताबिक हम पिछले 75 साल से चल रहे हैं। बार बार ये महसूस किया जाता रहा कि ये जो कानून बने थे, ये एक विदेशी शासक द्वारा हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमको सज़ा देने के लिए, हमको काबू में, नियंत्रण में रखने के लिए, हम कोई आवाज़ ना उठा पाएँ, इसके लिए बनाए थे। लेकिन किसी ने परिवर्तन की ज़रूरत नहीं समझी। कांग्रेस पार्टी 412 लोकसभा सीटें लेकर आई, तब भी नहीं। 2/3 बहुमत लेकर कई बार आई, तब भी नहीं। इंदिरा गांधी 1971 में क्रांतिकारी नारे लेकर आई, तब भी नहीं। और ये किसी ने बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि कहीं ज़रूरत तो थी, ये दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को लगा नहीं कि ये परिवर्तन किया जा सकता है। सबको लगा कि ये इतना बड़ा काम है कि इसको करना ही बड़ा मुश्किल है। और नरेंद्र मोदी इस काम के लिए जाने जाते हैं कि जो मुश्किल होता है उसी को करते हैं। तो पिछले 9 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। अब इसमें क्या क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह मशविरा, सारे हाई कोर्ट्स के जजेस से इस पर सलाह मशविरा, 22 जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, उनसे चर्चा, 16 राज्य सरकारों ने अपने सुझाव भेजे हैं। उसके अलावा एक्स DGP और वर्तमान DGP यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रमुख जो है, उनकी राय ली गई है। 42 MPs की राय ली गई है। उसके अलावा जो लॉ कमीशन की समय समय पर रिपोर्ट्स आती रही हैं, उनका अध्ययन किया गया है। और जितने भी इस तरह के लोग हो सकते हैं, उन सबकी सलाह लेने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये बिल तैयार हुआ है। अब इस विधेयक को, इसके बावजूद, इतना प्रोसीजर करने के बाद भी सरकार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। सरकार ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, पार्लियामेंट की यानी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी। उस पर चर्चा होगी और अगले सत्र में ये उम्मीद की जा रही है कि ये विधेयक संसद में चर्चा और पास करने के लिए आएगा। अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ? सबसे बड़ी बात जो है वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ सज़ा को प्राथमिकता दी गई। पहला चैप्टर ही इसी से शुरू होता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप, गैंग रेप, इनकी सज़ा बढ़ा दी गई है। इनके खिलाफ कानून को और सख्त बना दिया गया है। किसी महिला को अपनी पहचान छिपाकर या उसे प्रलोभन देकर, शादी का हो, नौकरी का हो, प्रमोशन का हो, ऐसा कोई प्रलोभन देकर अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको 7 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये अब आप जो इसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखना चाहें तो लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन रहा है।
अब लव जिहाद के मामले में सज़ा दिलाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं था। कुछ राज्यों ने ज़रूर पिछले दिनों में बनाया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं था, तो अब कानून बन गया है। दूसरी बात, मुकदमों का फैसला किसी भी मुकदमे का फैसला 3 साल के अंदर करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। जो दशकों चलते रहते थे मुकदमे, अब वो नहीं होने वाले हैं। एडजर्नमेंट जो सबसे बड़ा तरीका है वकीलों का वसूली का, क्लाइंट को फंसाए रखने का और फीस वसूलते रहने का, एडजर्नमेंट लेने का, या जो रसूख वाले लोग हैं, जो प्रभाव वाले लोग हैं, मुकदमे को लटकाए रखने के लिए तारीख पर तारीख लेते हैं, अब वो तारीख पर तारीख का सिस्टम अतीत हो जाएगा, इतिहास में के पन्नों में दब जाएगा जिस दिन ये कानून पास हो जाएगा संसद से। अब पुलिस को जांच करके 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। अगर अदालत को लगेगा कि ये समय अपराध को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन की जटिलता को देखते हुए काफ़ी नहीं है, तो 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इतना ही नहीं, सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत को 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। इसमें भी किसी विशेष परिस्थिति में इसको 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका कारण लिखित रूप से दर्ज करना होगा कि किस वजह से 30 दिन बढ़ाया जा रहा है। ये जो न्याय मिलने में देरी जो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली थ्योरी चल रही थी, वो जो परंपरा चल रही थी, वो ख़त्म होने जा रही है। राजद्रोह को लेकर, सेडिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा चिंतित था। बहुत से लोग और भारत का जो एलीट वर्ग है वो बड़ा चिंतित था। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि हम इसके बारे में कानून ला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब तक आप नया कानून नहीं लाते, तब तक इस पुराने कानून के तहत कोई नया मुकदमा दायर नहीं होगा। तो अब उस कानून को बदला जा रहा है। राजद्रोह का कानून ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह अब देशद्रोह का कानून है। देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता को चोट पहुंचाने वाला, उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाला, चाहे वो लिखित रूप से हो, मौखिक रूप से हो, हथियार उठाकर हो, हिंसा के लिए उत्तेजित करके हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, तो आपको कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है। अभी सेडिशन लॉ में सिर्फ अधिकतम 3 साल की सज़ा थी। तो देशद्रोहियों के लिए बहुत बुरी खबर है, आतंकवादियों के लिए भी बुरी खबर है। आतंकवाद की पहली बार परिभाषा कर दी गई। अब उस परिभाषा के दायरे में आने वाले आतंकवादियों को सज़ा दिलाने में आसानी हो जाएगी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो जाएगी, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में और आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, वो ईमेल हो, आपका व्हाट्सएप मैसेज हो, वैसे एसएमएस हो, और उसके अलावा कोई वीडियो हो, ये सब साक्ष्य माने जाएंगे, प्रमाण माने जाएंगे अदालत में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ से लेकर और मुकदमे की सुनवाई तक सब कुछ हो सकता है। गरीब आदमी के लिए बड़ी खबर ये है कि उसको जो दर ठोकर खानी पड़ती थी, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, वो देश के किसी कोने में जाकर जो है एफआईआर लिखा सकता है, 0 एफआईआर। और 0 एफआईआर को 15 दिन के अंदर उस मामले से संबंधित थाने में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये जो 0 एफआईआर होगी, ये धाराएं लगाकर होगी। अभी तक 0 एफआईआर जो है वो उनमें धाराएं नहीं लगती थी। अब ये धाराएं लगाकर 0 एफआईआर होगी और 15 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सारी अदालतों को 2027 तक कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। पेपरलेस व्यवस्था होगी अदालतों की, इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ तक कि केस डायरी भी डिजिटल होगी। सब कुछ डिजिटल होगा, कागज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। पुलिस अगर गिरफ्तारी करने जा रही है, पुलिस अगर सर्च कर रही है, तलाशी ले रही है या जब्ती कर रही है, तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। गिरफ्तारी के बाद जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार को सूचित करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये हमारी निगरानी जिम्मेदारी में है। तो आम नागरिक के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करना।
गृह मंत्री ने संसद में कहा कि इस कानून को में बदलाव का मकसद लोगों को दंड दिलाना, सज़ा दिलाना नहीं है, लोगों को न्याय दिलाना है, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। अंग्रेज़ दंड देने के लिहाज से उन्होंने कानून बनाए थे, तो इन कानूनों में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। नए अपराधों की श्रेणी में मॉब लिंचिंग आई। मॉब लिंचिंग के लिए भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इसके नाम पर अगर उनसे हिंसा करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो उनको सज़ा का प्रावधान किया गया है, अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास। अब जाहिर है कि सरकार इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन का कानून लेकर आई है और गृह मंत्री ने कहा कि लाल किले से 15 अगस्त को बोलते हुए प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण की घोषणा की थी उसमें एक ये भी है, और दूसरा प्रधानमंत्री का 2014 से जो लगातार अभियान है कि गुलामी के जितने निशान हैं उनको मिटाना है, उपनिवेशवाद के जो भी चिन्ह हैं उनको मिटाना है, उसी दिशा में एक बड़ा कदम है ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इसमें परिवर्तन की मांग जो है दशकों से हो रही थी, कोई सुनने को, कुछ करने को तैयार नहीं था। सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने इसमें बदलाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई, किसी ने इसमें बदलाव करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। वो मोदी सरकार ने दिखाई है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, 2 तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक कपिल सिब्बल जैसे और दूसरे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए हो रहा है, मतलब उनका सीधा सीधा देशद्रोह कानून से होगा। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आवाज़ दबाने का मतलब ये है कि देश के खिलाफ आप बोलते रहिए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। आप देशद्रोह कीजिए, लेकिन आपके लिए कोई समस्या, कोई संकट नहीं होना चाहिए। कानून आप पर हाथ न डाल पाए, आप देश के खिलाफ भले ही कितना चले जाए, वो सिलसिला बंद होने वाला है। तो बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। जो भारत विरोधी गैंग है उसके लिए ये तीनों कानून बहुत बुरी खबर लेकर आए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब जो है अदालत में स्वीकार्य एविडेंस के रूप में माना जाएगा, उससे इन लोगों के लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में इसका विरोध होगा। कांग्रेस पार्टी में, और किसने क्या कहा मैंने देखा नहीं, कांग्रेस पार्टी में प्रमोद तिवारी का बयान ज़रूर आया। उन्होंने कहा कि हमको जो बोलना है इस पर वो स्टैंडिंग कमेटी में बोलेंगे, उससे बाहर नहीं बोलेंगे। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, असल में कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा है, और सत्तारूढ़ दल एक के बाद एक छक्के पर छक्का लगा रहा है। और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद फेंके तो कहाँ फेंके हैं, कैसे बॉलिंग करें, कैसे आउट करना तो दूर, रन बनाने की गति कैसे कम कर सकें, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए परेशानी बढ़ती जा रही है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। अब वो लगातार इस मामले में आप देखिएगा एक के बाद एक घोषणाएं होंगी, एक के बाद एक नए नए कदम उठाए जाएंगे, और विपक्ष के लिए अब उन पर रिएक्ट करने के अलावा कोई और तरीका नहीं होगा। शुरुआत उसकी जो है अविश्वास प्रस्ताव से हो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह से विपक्ष पिटा है और जिस तरह से नैरेटिव सेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसने विपक्ष के खेमे में बड़ी निराशा पैदा कर दी है। चारों ओर विपक्ष की आलोचना हो रही है कि एक बहुत बड़ा मौका था, गंवा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि तश्तरी में परोस कर जो है मौका दे दिया प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, क्या करने वाले हैं बताया, और बताया कि किस तरह से विपक्ष जो है वो साथ हो या न हो, दोनों हालत में मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो विपक्ष की कमज़ोरियां बताई, विपक्ष के प्रति जनता के अविश्वास की बात की, और सत्तारूढ़ दल के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास की बात की। कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी बनी है कि विपक्ष लगातार डिफेंसिव है, उसको रुक कर हमला करने का मौका भी नहीं मिल रहा है,
उसको लगातार बचाव करना पड़ रहा है। तो ये 3 विधेयक जिस दिन संसद से पास होकर कानून बनेंगे, इस देश में पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस बदल जाएगा, न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। लोगों को त्वरित, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा लड़ते थे, वो बातें अतीत की बातें हो जाएंगी। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, और किसी आज जितने नेता हैं देश में, उनमें से किसी और के बस की बात नहीं थी। तो इंतज़ार कीजिए, अगले संसद के अगले सत्र में ये विधेयक, ये उम्मीद करनी चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी से विधेयक में जो भी संशोधन सुझाए जाएंगे, उसके बाद विधेयक आ जाएगा। फिर इसमें सरकार तय करेगी कि कौन से संशोधन स्वीकार करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। फिर उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम इस पर तो बहस होगी खुलकर। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।